आपको पता है 20% आपकी टेक्निकल स्किल आपको सक्सेस देती है, 80% आपकी पर्सनल स्किल, लाइफ स्किल आपको आगे बढ़ाती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लव लैंग्वेजेस के ऊपर। एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करो, राइट। नॉट दैट कि अगर आपने एक दूसरे से रिश्ता जोड़ा है तो बस एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट या आपने उसको खरीद लिया। यू बिकम कंट्रोल फ्रीक। अगर आप 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्टेंट मूड एक ही है, आप दुखी हो, आप खुश नहीं रह रहे हो, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। I have been there. Oh my God. Hi Anu ma'am, welcome to the Open Talk Show. Thank you. It's a pleasure. Okay, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के? बहुत अच्छा। अच्छा, okay, sound good. Okay, so हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि about you. मैं एक काउंसलर हूँ। पर्सनलाइज कस्टमाइज सेशंस लेती हूँ डिफरेंट एज ग्रुप्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 13+ ऑनवर्ड्स अप टिल 50-60 फॉर स्टूडेंट्स, विमेन, मेन, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, डिफरेंट कैटेगरीज। Okay, so किस टाइप ऑफ काउंसलिंग आप? इट्स ऑल रिलेटेड टू योर माइंड। आई एम अ माइंडसेट कोच। लाइफ को सब जीना चाहते हैं मगर जी नहीं पाते, क्योंकि जीना भी एक स्किल है जो हमें सीखना पड़ता है, हमें सिखाया नहीं जाता। मैंने भी सीखा और वही जो मैंने सीखा वही अब मैं लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ग्रेट। ओके, सो टेल मी अबाउट यू। थोड़ा आपने अपने बारे बताइए, आपकी पास्ट लाइफ के बारे। सो मैं स्टूडेंट्स से इसलिए बहुत अच्छा कनेक्ट करती हूँ बिकॉज जब मैं अपने टीनेज में थी उस वक्त मेरे पास कोई हैंड होल्डिंग नहीं थी। पीयर प्रेशर था, कंपैरिजन होता था, एक बिलीफ था मेरे बारे में, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। वो इसलिए क्योंकि मैं मैथ्स में इंटेलिजेंट नहीं थी। ओके। और ट्यूशन जब एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी तो मेरे जो मुझे ट्यूशन देते थे उन्होंने मुझे एक लेबल दे दिया, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, बिकॉज मैथ में इंटेलिजेंट नहीं थी। बट वो पूरा अपनी लाइफ, मेरी लाइफ उस लेबल के अराउंड घूमती रही टिल द टाइम आई वर्क टू ब्रेक दैट बिलीफ ऑफ माइंड। उसकी वजह से मार्क्स जो और सब्जेक्ट्स में भी आते थे वो भी कम होने शुरू हो गए, क्योंकि हर टाइम बैक ऑफ द माइंड आई एम नॉट इंटेलिजेंट। इवन व्हेन आई गॉट मैरिड, तो शादी भी मैंने अपने हस्बैंड को ये देखते हुए करी दैट ही इज एडुकेटेड एंड ही इज इंटेलिजेंट, बट आई एम नॉट इंटेलिजेंट। तो वो करते करते फिर बिजनेस स्टार्ट किया अपना। बिजनेस में भी इतना अच्छा करना, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, सब कुछ मैंने खुद किया था और एक्सपोर्ट गारमेंट्स में किया। और तब भी यही, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, सब कर रही हूँ लेकिन तब भी यही रहता था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। वो लेबल जो था ना, आई एम नॉट इंटेलिजेंट का, 10 साल आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर, बहुत पैसा कमाया, सब कुछ हुआ, बट इवेंचुअली आई केम डाउन एंड टुडे, उस वक्त आई यूज्ड टू ब्लेम एक्सटर्नल पीपल आउटसाइड। देन आई रियलाइज, जब आप अपनी एक जर्नी, एक पाथ को फॉलो करना स्टार्ट करते हो विच इज स्पिरिचुअलिटी, मीन्स यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, तब आपको समझ आता है बाहर तो सिर्फ आप एक एक्सक्यूज है अपनी चीजों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। देन आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फेलियर, माई लॉसेस, एंड व्हेन आई लुक बैक टुडे, they are not my failures, they have been my learning. And in the time to come, we are going to talk about karmas, what knowledge you believe in karma? Sorry, I just want to, you believe that? Absolutely. Okay. We are all a product of our karmas. Okay, how okay, is it I don't know, is it right to ask? Okay, but I would definitely ask how old you are. Why I'm asking this, because by the experience people have, because I personally feel by the experience the people see in different level, okay, different waves.
So how old you are? इतनी ओल्ड हूँ कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है Okay. और उनसे इतना सीखा है कि अब वो जो ओल्ड फील होता टोटल था, एक्सपीरियंस कितना है आपका? वर्क एक्सपीरियंस की बात करते चलो. लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वही बता रही हूँ. इतना ज़्यादा कि अब वो लाइफ को एक्सपीरियंस करते करते वापस आई हैव गॉन बैक टू माई, आई फील आई एम इन माई early 30s, not even 40s or That's something. cool. Yeah, that's So I feel I've just started my career and there's a lot to achieve. मुझे बहुत कुछ करना है. जाने से पहले definitely I want to build that space in people's heart कि मेरे जाने के बाद ना, सभी बोलते हैं सबके जाने के बाद यार बड़ा अच्छा इंसान था, पर मैं एक्चुअल ऐसे कर्म करके जाना चाहती हूँ कि लोगों के दिलों में ना अपनी जगह बना के जाऊँ कि कोई आया था उनकी लाइफ में और जो सीखा उन्होंने, लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया. चाहे आई एम जस्ट द मीडियम, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ मीडियम, वो उस मीडियम को याद रखें. इंटरेस्टिंग. आपने बताया कि अपने एक अच्छी लाइफ जिए है अपने एक टाइम में. यू आर गुड एंड सक्सेसफुल ऑन योर बिजनेस एंड देन यू फेल, राइट? मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे व्हाट हैपेंड एंड क्योंकि पीपल लिटरली डिप्रेस ऑन देयर रिलेशनशिप, छोटी छोटी चीज़ आई वुड से. ओके. एंड समटाइम जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर बिजनेस लॉस होता है ना, they are definitely sick of mind because not only mentally, financially you get lost and obviously mentally मतलब आपका ये होता है कि आपका हेल्थ भी उसमें सपोर्ट नहीं करता उस टाइम जब आप मेंटली होते हो. तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए आप. बिल्कुल ठीक, हेल्थ भी सपोर्ट नहीं करता बिकॉज जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती हैं. आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो सडनली नीचे जाना शुरू कर देते हैं और आपके जो अनहेल्दी हार्मोन्स हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं. तो आपके डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम आती है, आपकी क्रिएटिविटी गोज फॉर अ टॉस, आप जो लोगों से रिलेशनशिप नहीं निभा पाते क्योंकि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है ना, नेगेटिव हो जाते हो. एक सिचुएशन आपकी लाइफ को बिल्कुल या तो ख़त्म कर देती है या बना देती है. ये आपके ऊपर है, आप चाहते क्या हो अपने आप से उस वक्त. सो फ्रॉम विक्टिम टू विनर वॉज माई मंत्रा एट दैट टाइम, फ्रॉम शिफ्टिंग माई माइंड सेट फ्रॉम बींग विक्टिम एंड आई वॉज. उसने ये कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा करा तभी हो गया. ऐसा नहीं होता. लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते आपकी लाइफ में जब तक आप उनको परमिशन ना दें. Okay, so I want to ask this thing. What's the reason of a failure on this stage? I totally hold myself responsible for that, for my decisions. For trust is good, but blind faith on people is not good. Blind means आंख बंद कर ली ना, और वो आंख क्यों बंद करी? कोई ना कोई अपनी कमी होती है, तभी हम दूसरों को बड़ा बना देते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा. ट्रस्ट ज़रूरी है. Trust जरूरी है, but depend on the Over trust. I always say, okay, I will always believe, okay, I would say in work, okay, you have to be professional, okay, in every single way, okay, about जब काम की बात होता है, there is nothing personal. Trust करो in the way of professionalism. Yes. That I understood. तो शायद उस केस में अगर फेल होता है, that is the plan of your business. So I felt that. Okay, and I'm working accordingly. But anyways, so जब आप उस टाइम आप क्या फील कर रहे थे जब ऐसा आपके साथ when someone broke your trust बहुत बुरी तरह से, तो क्या फील कर रहे थे? मैं बेचारी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? How does this feel like? Oh, it was terrible क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं थी ना. हाँ. वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इंग्रेन था, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, कि एक्चुअल रीजन तो वो था, रूट कॉज जो 10 साल में आप विश्वास करोगे 8 से 9 साल में एक बच्चा अपनी इमेज बना चुका होता है, द रिसर्च सेज. और वो मेरी भी इमेज बन चुकी थी मेरे बारे में, पर कितनी अच्छी चीज़ें भी, कॉन्फिडेंटली भी चीज़ों को मैंने अचीव किया अपनी उस जर्नी के दौरान, बट वो एटीट्यूड नहीं था. वो एटीट्यूड यही था, मैं कुछ कर नहीं सकती. तो जो अच्छी चीज़ें थी ना उसको तो काउंट भी नहीं किया, और जो अचीव नहीं कर पा रही थी या जो कमियां थी उसको हाईलाइट करती रही, जिसकी वजह से अपने ऊपर विश्वास नहीं था, दूसरों पे विश्वास कर रही हूँ.
अपनी चीज़ों समझ नहीं पा रही हूँ। तो आपको ये रियलाइज कब हुआ? हाँ ये मुझे रियलाइज़ हुआ, नाउ इट्स बीन मोर देन अ डेकेड व्हेन आई वाज इन सर्च ऑफ पीस। शांति चाहिए थी। जब सब खत्म हो गया, आई वेंट इनटू डिप्रेशन। उस वक्त आज भी मेरे पास वही लोग आते हैं जिनको शांति चाहिए। मुझे डेफिनेटली आई वांट नो कि व्हाट यू फील अबाउट, व्हाट यू मीन्स बाय डिप्रेशंस। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। आई नो एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिप्रेशंस. Okay, I want you to elaborate because you are doing counseling, right? So I want you to elaborate that. What is exactly depression? Because also you also felt that, right? So please tell me that. डिप्रेशन साइकोलॉजी में अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्टेंट मूड एक ही है, आप दुखी हो, आप खुश नहीं रह रहे हो, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाना शुरू हो जाता है, वेयर योर माइंड सेट, योर एटीट्यूड इज मोर टुवर्ड्स नेगेटिविटी। आपको हर चीज़ में खराब ही नज़र आने लगता है। आप विक्टिम होना सेल्फ विक्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाते हो। आपको लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फेलियर इज वेयर यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर पोटेंशियल, योर क्रिएटिविटी इज डी एक्सप्रेशन। तो जो लोग डिप्रेस होते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप? वल्नरेबल फील करना अच्छी बात है शुरू में। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू द पाथ ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। बट वल्नरेबल रहना लाइफ भर, जिंदगी भर, मैं बेचारी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या सकती, वो प्रॉब्लम यहाँ पर है। पर एक बार को मैं फेल हो गई या हो गया, मैं ठीक नहीं कर पाई, मैंने ये नहीं किया, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट? Okay, let's come to the about your work. आप जो काम करते हो, आपने बताया कि आप डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल के साथ आप काउंसलिंग करते हो। सो मुझे आप बताएंगे किस टाइप ऑफ कैटेगरीज पीपल होता है, लाइक एजेस वाइज? स्टार्टिंग फ्रॉम 13 years onwards. 13 years? 13, वैसे तो मेरे पास छोटे भी आए हैं। Oh my God. बट सफरिंग फ्रॉम नॉट एबल टू, बच्चों में ज़्यादातर मैंने देखा है पीयर प्रेशर, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाना, बिकॉज एक्सपोजर नहीं है, लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता बच्चों में। आई हैव बीन देयर, मुझे मालूम है। बच्चों के साथ मैंने पहले भी कहा मैं रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों में अपने आप को ढूंढती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, एंड आई वेयर देयर शूज एंड देन अकॉर्डिंगली आई हेल्प देम इन देयर लाइफ स्किल, सोशल स्किल्स, चाहे वो गोल सेटिंग है, टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज वर्किंग प्रिटी वेल अमंगस्ट चिल्ड्रन, कि वो एग्जाम प्रेशर, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग मैनेज कैसे करें। तो इस एज के बच्चे आपके पास क्यों आते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? आज के दिन बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में फिट होने का प्रेशर। और वो मैंने 90% बच्चों में देखा है, फ्रेंड्स नहीं बन रहे, या ग्रुप्स में, जिस ग्रुप में फिट होना चाहते हैं वो ग्रुप नहीं एक्सेप्ट कर रहा बच्चों को, और उसकी वजह से एंजाइटी, गुस्सा काफ़ी है। तो फॉर देम इट्स द बिगेस्ट इशू। ऑफ कोर्स उनके लिए वो इशू है। फिर घर में कई बार पेरेंट्स का कई बार कंपैरिजन हो जाता है, क्रिटिसिज्म हो जाता है, वो भी एक है। बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए या रूल्स नहीं रखने चाहिए, बट अगर जितना बच्चों को जो भी घर में आप बाउंड्री सेट कर रहे हो या जो भी रूल्स उनके साथ उनके लिए बना रहे हो, उनको साथ में इन्वॉल्व करके अब उसका पार्ट बना के, ऑप्शंस देके। फॉर एग्जाम्पल, लेट नाइट्स 12 बजे तुम्हें अलाउड नहीं आना, पर अगर हम तुम्हें 9 बजे तक परमिशन दे दें या 8 बजे एज पर पेरेंट्स डिसीजन, वो पर बच्चों को उसका पार्ट, व्हाट डू यू से, इतना ठीक है, तो बच्चों को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। ओके, ये जो फ्रेंड्स के साथ आपने बताया कि अपने ग्रुप में फिट नहीं होते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ रीजन दे हैव? बच्चों को लगता है जो इश्यूज ये आते हैं, एक तो जज, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ओके, कि और स्टूडेंट और मेरा
फ्रेंड्स क्या मेरे लिए बोलेंगे अगर मैं उनके स्टैंडर्ड पर मैच नहीं हो पाई या हो पाया. एक ये रीज़न होता है. एक होता है कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है बच्चों का. उनको लगता है वो बच्चा दूसरा मेरे से ज़्यादा बेटर है. मैं तो ये चीज़ में मेरी कमी है. इट कैन बी फिजिकल रीजंस, अपने सेल्फ इमेज को लेकर बॉडी इमेज इश्यूज हो सकते हैं, बॉडी शेमिंग इश्यूज होते हैं. इस एज में भी होता है. हाँ, बहुत, बिकॉज ऑफ सर्टन norms that we have set for ourselves to look good. I've been a fashion therapist for almost 2 decades now. As a fashion therapist, that is my role, where I help students also to look the best outside and work on inside. This therapy is for students, women, even men. That adds on to your confidence. ना आपका फिजिकल अपीयरेंस सबसे ज्यादा विजिबल है. और किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स लेके ज़्यादातर आपके पास जो थेरेपी लेने आते हैं, किस टाइप ऑफ इश्यूज को लेके? सबको एक ही चीज चाहिए जो मैंने पहले बताया, शांति, खुशी, इनर पीस, हैप्पीनेस. दे वांट टू बी हैप्पी. एंड वही स्किल है. खुशी, मैं भी तो खुशी ढूंढ रही थी और वो खुशी ढूंढते ढूंढते भूल गई कि जो मोमेंट्स खुशी के मेरे पास थे वो तो मैं एंजॉय नहीं कर पा रही थी. बिकॉज व्हेन यू आर इन डिप्रेशन और व्हेन यू आर इन लो फेज, लो फ्रीक्वेंसी, तो आप उस वक्त अच्छा सोच नहीं पाते हो. आपको सीखना पड़ता है. तो वो भी वही सारी नॉलेज ली मैंने. और अब उस नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंसेस को मिक्स करके एक डिजाइन करती हूँ कोर्स, 1-on-1. क्योंकि I don't want the result. I want to help people to create result for themselves. Right. So मतलब ऐसे क्या क्या मेथड होता है to find the peace, inner peace? Way to find inner peace. Connect with your own self. तो हमें एंजाइटी ये सब क्यों होता है उसके बाद भी? Anxiety is an emotion. There is a life tree. Root cause emotion का क्या है? आपका inner talk, your inner communication. हमेशा ना पॉजिटिव है तो सब जिंगलाला, बट जब नेगेटिव है दैट मीन्स अनरिजॉल्व इश्यूज हैं आपकी लाइफ के. मैं एंजाइटी में हूँ, एंग्शियस हूँ, तो मेरे अंदर का थॉट क्या चल रहा है? मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे को तो आता ही नहीं है, वो मुझसे बेटर है, वो मुझसे ज्यादा आगे बढ़ चुका है, उसके पास तो सारे रिसोर्सेज हैं. ये सेल्फ टॉक अंदर चल रहा है. ये मुझे एंग्शियस कर देगा. और जब मैं एंग्शियस हूँ, मेरा इमोशन लो है, सैड है, तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा? मैं नाचूंगी तो नहीं. मैं ऐसा तो कुछ नहीं करूंगी जो मुझे पीस की तरफ ले जाएगा. जब मैं थॉट, इनर कम्युनिकेशन नेगेटिव है, इमोशन नेगेटिव है, तो मेरा बिहेवियर भी नेगेटिव होगा. या तो मैं लड़ूंगी, एंगर, I'll get angry, I'll shout. Behavior means where your body is involved. Action. Karma. Here comes your karma. आपका एक्शन क्या है? कोई लोग शाउट करते हैं, कोई लोग चीजें उठा के फेंकते हैं गुस्से में, और कुछ लोग अब एकदम चुप हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं. ऊपर से शांत है, अंदर से तूफान चल रहा है. तो वो भी इट्स अ नेगेटिव बिहेवियर. सो हाउ वी कैन सी आवरसेल्फ हैप्पी फॉर द लॉन्ग टाइम? उसका कोई मैनिफेस्टिंग प्रोसेस होता है? एब्सोल्युटली. पहले मैनिफेस्टिंग प्रोसेस, पहले तो ये एनालाइज करना आपकी लाइफ के 4 मेजर एरियाज हैं: पर्सनल, हेल्थ, फिजिकल एंड इमोशनल, योर प्रोफेशनल, करियर, फाइनेंसेस, and 4th is your spiritual. Which means your connection with yourself and with your God, with universe, higher powers. And 5th, not 4 actually, 5th is your relationship, social, how you are connected with people outside. So आपके ये 4-5 areas, इनको numbers दे दो, from 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest. Okay. नंबर देके
उसके बाद देखो कौन कौन से एरियाज हैं जिस पे आप, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। पहले शॉर्टलिस्ट करो कौन सा एरिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किस पे काम करना चाहते हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की जो आप बात कर रहे हो वो आपकी लाइफ में वो जीने का एक तरीका है, राइट। मैनिफेस्टेशन। बट हमें पता नहीं होता, अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हो तो नेगेटिव भी करते हो। इसलिए अपने सारे एरियाज को पहले नंबर्स दो, कौन सा एरिया पे काम करना है, एक एक एरिया उठा के उस पे काम करो। मेरे हिसाब से फर्स्ट एरिया आपकी लाइफ का होना चाहिए पर्सनल एंड स्पिरिचुअल, वेयर व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, कनेक्ट विद योर सोल इन अ बीइंग, आप बाहर तो वैसे ही जंग जीत लोगे। Yeah, I'm sure. अंदर की बैटल, अंदर की जंग को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैनिफेस्टो में आपकी जो और जैसे कि चलो ये इनर पीस हो गया एक आपका, राइट? सो व्हाट अबाउट द अदर बेस? हाँ, मैनिफेस्टेशन, अब मैंने व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू, एक एग्जांपल मैं डायरी लेकर आई हूँ दिखाने के लिए कि जब मेरा करियर बिल्कुल खत्म हो चुका था प्रोफेशनल, तो 2 साल तो मैंने कुछ नहीं किया। आई वाज ऑन सबैटिकल, टोटली जस्ट डिडंट डू एनीथिंग, नॉट इवन लुकिंग फॉर पीस और समथिंग, ये तब समझ इतना नहीं थी ये सब। उसके बाद जब मैं उठी और मैंने स्टार्ट किया अपने आप को ढूंढना शुरू किया, उस दौरान उस जर्नी में मुझे पता चला, आई केम टू नो all these things about manifestation and your spirituality. मैंने सबसे पहले, ये तो मैं सिर्फ कुछ डायरीज ही लेकर आई हूँ, मैंने इतनी डायरीज लिखी। आई यूज्ड टू राइट लेटर टू माय गॉड, to my universe. Really? Yeah, okay. these are the letters I used to write. जहाँ पे मैं उन लिखा करती थी, आई बिलीव इन शिरडी साईं बाबा, मैं इनको लेटर लिखा करती थी। उस वक्त नहीं पता था ये सब, इतना नॉलेज नहीं था। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, जब पढ़ना शुरू किया, इस बारे में जानना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में ग्रैटिट्यूड की, जो आपके पास चीजें थी, जो चीजें हैं, उनको तो मैं भूल ही गई थी। थैंक्स करना स्टार्ट किया। फिर मैंने लिखना शुरू किया, मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ से। फर्स्ट टाइम तो कुछ समझ नहीं आया क्या चाहिए, पता ही नहीं था क्या चाहिए। आई थिंक इस किसी भी एज में, ओके, चाहे वो किसी भी एज में हो, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट। पता होना चाहिए, बट पता नहीं होता। हमें सिर्फ यही पता होता है घर चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा हस्बैंड या वाइफ चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए ऑल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। ओके, सो आप जो बता रहे थे कि आपको चाहिए था, फिर उसके बाद देन आई रियलाइज्ड इट्स नॉट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर, एंड यू गेट अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी यू आर वाइब्रेटिंग एट। आपको उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आसपास, सब कुछ फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। ये भी, टेबल भी, चेयर भी, सब एनर्जीज हैं। बट जो फ्रीक्वेंसी हम कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सी माय शो इज दैट ओपन टॉक शो, सो यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन ओपन अबाउट एनीथिंग। ओके, सो एज यू वांट टू शेयर यू कैन, और यू वांट टू शेयर समथिंग एल्स, दैट्स आल्सो फाइन। मैं आपसे पूछती हूँ, आप कहते हो पैसा कमाना चाहते हैं, आपका ड्रीम होगा पैसा कमाना, सबका ड्रीम है, क्यों कमाना चाहते हो पैसा? इफ यू आस्क मी, पैसा कमाना दैट्स नॉट माय ड्रीम, आई नेवर बी। ओके, जब मैं बचपन में था, आई वांट टू बी नेवी, ओके, नॉट फॉर मनी, जस्ट बिकॉज आई लाइक दैट जॉब। क्या अच्छा लगता था उस जॉब में? मे बी द यूनिफॉर्म ओनली। यूनिफॉर्म पहन लिया, फिर उसके बाद आई लव बिकॉज आई लव सीज, वो समंदर में रहता है और मुझे समंदर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ओके, सो मुझे लगता है मैं लॉन्ग टाइम वहाँ पे रह सकता हूँ, टू सी द स्काई, ओके, ओवर द सी, तो दैट विल बी मोर ब्यूटीफुल। एंड विद द यू हैव द यूनिफॉर्म, पूरा वाइट यूनिफॉर्म होता है, एक अच्छा कैप होता है, दैट्स लुक ब्यूटीफुल फॉर मी। बचपन में ऐसा था, ठीक है। एंड बाय द टाइम वो चेंज होते गए। फिर एक टाइम में ऐसा लगा कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, जो कि मेरे फैमिली ने बोला कि क्या कंप्यूटर, उस टाइम उनको नहीं पता था, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। समहाउ आई स्टार्टेड वर्किंग इन सम एरियाज। एनीवेज, ऐसे ही लाइफ चल रहा। फॉर मी मनी रियली नॉट मैटर, you will grow. You are by the age, okay, when you are in school,
आपको पहले आपके मम्मी पापा 10 रुपये देते थे, जब आप हाई स्कूल में जाते थे तब आपको 50 रुपये देते थे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, ओके। जब आप कॉलेज में आते थे 200 रुपये देते थे दिन में, ऐसा होता था। हो सकता है अलग अलग कैटेगरीज का लोग हो, बट ऐसा होता है। एंड जब आप जॉब करते सब 1000, 10,000, 50,000 कमाते हो, उसके बाद ऐसे तो पैसा आपके कि वो आते रहेगा आपके पास। मेरे हिसाब से पैसा आपके पास आते रहेगा, लेकिन आपके पास ऑब्वियसली एक वो होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, किस में आपको खुशी मिलता है। शायद हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक पे, वो है आपकी काउंसलिंग में कैटेगरीज में डिफरेंट कैटेगरीज। सो आई थिंक वी टॉक अबाउट 2. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ? आई वुड कम टू रिलेशनशिप एल्सो, बिकॉज आई फाउंड अबाउट रिलेशनशिप, क्योंकि आप डेफिनेटली आपके पास जरूर लोग आते हैं रिलेशनशिप की इश्यूज को लेके। मेन प्रॉब्लम आती है ब्रेकअप्स। कोई भी जब आपका रिश्ता टूटता है तो उस वक्त आपके लिए वो बहुत आपकी जो फीलिंग्स अंदर होती हैं वो आपके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होती हैं, बिकॉज आप इतने सालों से एक रिश्ते के अंदर थे, या कितने भी टाइम से। आपके रिश्ते का मतलब है रिलेट करना, इमोशंस अटैच हो जाते हैं। ब्रेकअप से बाहर आने की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है डिनायल, जिसमें आपको ये लगता है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है। आपको इंतजार होता है शायद वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। फिर सेकंड आती है इमोशनल आउटबर्स्ट। फिर आप धीरे धीरे जब एक्सेप्ट करने लगते हो, डिनायल से एक्सेप्टेंस मोड में आते हो, तो आपको बड़ा गुस्सा उस पर आने लगता है, इंसान पे, कि उसने मेरे साथ ये किया। इंस्टेंट पीस पे तो आप बिल्कुल ही नहीं होते, उसमें गुस्सा आपका सबसे ज्यादा, एंगर आपका डोमिनेंट होता है। फिर थर्ड स्टेज आपकी आती है सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिर धीरे 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 माइंड एक्सेप्ट भी कर लिया, डिनाइल से एक्सेप्टेंस पे आ गया, इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो चुका, अब आप शांत हो गए। जब इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, एक ध्यान रखें, उस वक्त अपने इमोशंस को बाहर आने दें, सप्रेस ना करें। नहीं ये गलत है, ये सही है, कुछ गलत और सही नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है, वो मूवी आई थी जब वी मेट, वो क्या करती है, फोटो फाड़ के जला देते हैं या पॉट में डाल देते हैं। दैट्स अ वे ऑफ वेंटिंग आउट योर इमोशंस, नॉट सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग। फिर आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, आपको ये रिफ्लेक्शन होता है, अपने चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करते हो, आपके थॉट्स, इमोशंस, कहाँ आपने क्या प्रॉब्लम्स आई, पूरा आप उस जर्नी पे चले जाते हो कि कहाँ कहाँ आपको काम करना है। वो तब होता है जब आप आगे बढ़ना चाहते हो। नाउ एक्चुअली यू वांट टू मूव ऑन। फोर्थ स्टेज आती है विच इज एक्सेप्टेंस, वेयर व्हेन यू हैव मूव्ड, स्टार्टेड मूविंग ऑन, फिर एक्सेप्टेंस आता है दैट यस नाउ इज द टाइम टू स्टैंड बैक ऑन योर फीट इमोशनली। फिर आप उसको, उस पर काम करना स्टार्ट कर चुके होते हो। फिर आप उन चीजों को एक्सेप्ट करते हो जिस पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिस पे आप आगे मूव ऑन करना चाहते हो। Okay. और फिर एक्सेप्टेंस होती है, तो दैट मीन्स दैट यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर फ्यूचर। ओके, मुझे एक बात बताओ, एक रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद कितना टाइम लगता है गेट ओवर होने में? It depends on the years, the tenure of your relationship. कितने साल पुराना है, ऐसा भी होता है? Absolutely. Okay, how? कितना इंटेंस था आपका। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ब्रेकअप, बहुत पुराना, और मैंने बहुत 1-2 लोगों में अभी देखा पीछे, बीच में बहुत ब्रेक्स हुए रिलेशनशिप में। I'm come to the point. I have that question in my head, so I'm gonna ask you that later. I just wanna know कितना टाइम लगता है। Okay, for example, people having रिलेशनशिप फॉर 2 years, जो कि कॉमन होता है, हो सकता है 2 years। ओके, सो उनको एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए कितना टाइम लग सकता है? ये पूरा डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनालिटी पे, आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस कैसे डील करते हो। बिकॉज ब्रेकअप हुआ, इट्स अ वे, इट्स वन ऑफ द चैलेंज दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। रिसर्च सेज 3 months, 90 days it takes for a brain to restructure the neural pathway. Neural pathway means जहाँ पे आपका नया स्ट्रक्चर खड़ा होता है माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर,
जो आपको बताता है हाउ टू बी पॉजिटिव। आप कितना इमर्स हो उस माइंडसेट में, आप क्या क्या कर रहे हो अपने चैलेंज को फेस करने के लिए, ऑन फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन डिपेंड। मिनिमम 90 डेज लगते ही लगते हैं एंड 10,000 आवर्स एक हैबिट को बनाने में लगते हैं। 10,000 hours, more than a What about the year. 21 days? 21 days, if that means you have started following a path. Okay. Not that you want to achieve something you will achieve in 21 days. So it's just 10,000 आवर में कितने दिन होता है फिर? more than a year and a half. Okay. So उससे get out होने में कितना टाइम लगेगा ऐसे केस में? About the relationship, breakup. Yeah, breakup में जैसे किसी को, अगर किसी का 6 महीने का रिलेशनशिप था, फॉर एग्जाम्पल, इंटेंसिटी, इमोशनल इंटेंसिटी कितनी थी, ये भी तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेट अ मंथ और 2। बट अगर 2 साल जो आपने पूछा, इट माइट टेक 2 months, 3 months। बट क्योंकि 3 महीने के बाद आप माइंड का रीवायरिंग ही शुरू ब्रेन की हो जाती है, रीवायरिंग, तो वो धीरे 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 आप बाहर आना शुरू कर देते हैं। और एक चीज और, हमारे ब्रेन की, माइंड की एक नेचर है रनिंग फ्रॉम पेन टू प्लेजर। अगर आप माइंड को, पेन आपका ब्रेकअप है, और धीरे धीरे जब वो कोई प्लेजर में आना स्टार्ट हो जाता है, इसके बीच की जो जर्नी है, उस वक्त अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कोई भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, चाहे वो सब्सटेंस हो, चाहे ओवर ईटिंग हो, नेगेटिव थॉट पैटर्न इज अनदर OCD। किसी भी तरह का एडिक्शन आपको घेर सकता है, क्योंकि वो प्लेजर है, वो आपको टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इस जर्नी के बीच फ्रॉम पेन टू प्लेजर आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो प्लेजर ले रहे हो वो आपको क्या बेनिफिट देगा लॉन्ग रन में। तो माइंड अपने आप उस पेन को छोड़ के इस प्लेजर को पकड़ लेगा। Okay. तो ध्यान इस प्लेजर पे देना है, नेगेटिव प्लेजर है या पॉजिटिव प्लेजर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Got it. Okay. Nice. Okay. मुझे एक और चीज़ जानना है। हम अभी रिलेशनशिप की बात करते हैं। Okay. अगर कोई रेड फ्लैग होती है रिलेशनशिप में, या ब्रेकअप पैचा बोला जो होता है, क्या कंसीडर करना चाहिए पहले ब्रेकअप पे कि हाँ पहले ब्रेकअप पे दिस नॉट गोना बी वर्क एंड यू शुड थिंक अबाउट इट एंड लीव एट द मोमेंट? क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसा होते हैं ना कि ब्रेकअप देन दे हैव पेच अप बिकॉज दो यू बोथ वांट टू बी लाइक ओके, बट अगेन वही चीज़ हो रहा है बार बार रिपीटेडली। सो ऐसे कितने टाइम ऐसा होने से लगता है कि नहीं, वी शुड ओवर एंड वी शुड थिंक अबाउट समथिंग एल्स? सी, ब्रेकअप छोटी छोटी बातों पे, कोई भी चीज का ब्रेकअप होना, ब्रेकअप मीन्स खत्म कर देना रिश्ता। Okay. एक होता है एडजस्टमेंट, दोनों को, बॉय एंड अ गर्ल। एक होता है कॉम्प्रोमाइज। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। एडजस्टमेंट मीन्स वेयर यू आर विलिंग टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप टुगेदर। कॉम्प्रोमाइजेस, एक ही जना कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन। राइट। तो काम करना कहाँ पर है? अपने ऊपर। पहले तो अपने ऊपर आप काम करोगे, तभी आप अपने रिश्ते पे काम कर पाओगे। और अगर छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल टाइम का इशू आता है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, कि वो कहता है टाइम, हेल्दी एक्सपेक्टेशन, अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन। हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखनी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन आपके नेबर से नहीं है, राइट। आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर के साथ है। आपको टाइम देना है फॉर श्योर, कि चाहे आप अपनी पूरे दिन का 10%, 20% इफ यू आर वर्किंग, आप उसको टाइम दे रहे हो, विच इज जस्टिफाइड। राइट। ही और शी नीड्स योर टाइम, बट अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन है मुझे ही टाइम दो। That's wrong. That is unhealthy. I think that is also red flag, I would say. That is a red flag. That means there is an issue you need to work because, here. Yeah, because you're not connecting. Because I feel चाहे relationship हो या ना हो, obviously relationship में क्या होता है, sometime you need your अपने लिए time चाहिए होता है। You're in relationship,
you need to be alone for some time because of yourself, okay, not impact your relationship, but आपको थोड़ा सा अकेला टाइम चाहिए होता है, and it should be have. बट अगर एक्सपेक्ट करके करोगे आपको कि मेरे को टाइम चाहिए और वो दैट इज आई थिंक रेड फ्लैग. क्योंकि हर एक देयर कम्स योर वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन. रिश्ते तभी चलते हैं जब आप एक दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करो. राइट. नॉट दैट कि अगर आपने एक दूसरे से रिश्ता जोड़ा है तो बस एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट या आपने उसको खरीद लिया. यू बिकम कंट्रोल फ्रीक. अच्छा, एक आप और बताइए. सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे यहाँ से हवा में क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप में फाइट क्या क्या चीज़ों में होता है जो कि सबका अलग अलग है. आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ों में ज़्यादा फाइट होते हैं? सबसे ज़्यादा होता है टाइम को लेके. तुम मुझे टाइम नहीं देते हो. हाँ. एक होता है केयर. हर एक के लिए केयर अलग तरीका है, डिफरेंट है. सबकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है कंप्लीटली. सो योर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर हियर. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लव लैंग्वेजेस के ऊपर. लव लैंग्वेज मीन्स योर लव लैंग्वेज वुड बी विजुअल. फॉर एग्जाम्पल, विजुअल मीन्स आपको अच्छी जगह पे जाना अच्छा लगता है, अच्छा एम्बियंस अच्छा लगता है. फिजिकल विच इज मोर विजुअल, देखने में आपको वो चीज़ों, आपका प्यार जताने का तरीका है एक्सपेंसिव जगहों पर उसको लेकर चले गए, मूवी अच्छी जगह पे दिखा दी. हो सकता है आप आई लव यू ज़्यादा ना बोलते हो. आपकी पार्टनर का लैंग्वेज है ऑडिटरी. बार बार फ़ोन करो, आई लव यू, आई केयर फॉर यू. कानों से सुनना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है. जो चीज़ उसको कानों से सुन के मज़ा आए. इकट्ठे गाने तो सुन लिए. क्या ये बोलना जरूरी है कि मुझे ये अच्छा लगता है? एक बारी मैं ये थर्ड लैंग्वेज भी बता दूं, फिर बताती हूँ. किसी को होता है फिजिकल टच, हग, कटल, इकट्ठे काम करना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना. यस. अब लड़ाई का मुद्दा कहाँ होता है? आप उसको जितनी भी अच्छी जगहों पे, मैं तुम्हें कितनी अच्छी जगहों पे ले जाऊं, तुम्हारा तो मुंह ही बना रहता है. उसका मुंह इसलिए बना है क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है. राइट. तो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझना. कभी आप एडजस्ट करो, कभी वो एडजस्ट करेगी. तो वहां पे लड़ाइयाँ इज हेल्दी एट टाइम्स. लड़ाई का भी तरीका होता है, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. एक्सप्रेशन इन एनी विच वे इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओवर एक्सप्रेशन, नॉट अंडर एक्सप्रेशन. कि बिल्कुल ही नहीं करा या बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस करते रहे बिना सुने हुए, समझे हुए. तो how you express yourself and how you let your partner express themselves is equally important. Right. मैं ये बोलता हूँ इन रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के बेसिस पे. When I personally believe one thing that जो हम होते हैं ना, हम हर किसी का एक ड्रीम होता है चाइल्डहुड से, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. एंड आजकल के रिलेशनशिप में ये होता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद दूसरा बंदा मेरे ज़िंदगी में आने के बाद वो कुछ और एक्सपेक्ट करता है और मैं उनसे कुछ और एक्सपेक्ट करता हूँ, विच इज़ आई फील पर्सनली रॉन्ग. क्या है कि रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी है और एक दूसरे को बना के रखने के लिए एक दूसरे को ड्रीम को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. कई बार होता है कि नहीं, ये पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना, तुम नहीं करोगे, वो गलत है. शायद वो गलत है. अगर वो करोगे तो वो अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाएगा. क्योंकि दे हैव अ ड्रीम इन फ्रॉम द चाइल्डहुड. चाहे मैं ही क्यों ना, मेरे को कोई बोलेगा कि तुम ये मत करो, मेरा पार्टनर बोलेगा. पर अगर आपका पार्टनर आपके ड्रीम को सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो फिर वो क्या पार्टनर है? दैट्स द पॉइंट. कि ये होता है, डोमिनेटिंग ऐसे ही क्रिएट होता है. पार्टनर्स आप एक दूसरे के साथ रिलेट ही इसलिए करते हो. रिलेशन का मतलब है रिलेटेबिलिटी. राइट. जब आप एक दूसरे के सपनों का पार्ट होगे, एक हो सकता है वो सपना आपका नहीं है या आपको ना समझ आए, आप गाइड कर सकते हो उसको, ये हेल्प कर सकते हो, ये तरीका नहीं है, ये है. पर सपना सबका अपना सपना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा होता है हर एक के लिए. रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ों के बहुत एक रीज़न होता है, बड़ा रीज़न होता है, जो कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने का एक रीज़न होता है कि डोमिनेटिंग होती है. ओके. और मुझे जितना लगता है आज प्रेजेंट जनरेशन में मेन रीज़न होता है बिकॉज दे हाइड दे लाई. ये दोनों चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा लोग ऑनेस्ट नहीं होता है एक दूसरे के साथ. और इसी बात पे जो ज़िंदगी में आपका चीज़ें आते हैं, मतलब ऑब्वियसली आप इफ़ यू लाई फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू गोना लाई फॉर द सेकंड टाइम एंड दैट समवेयर ब्रोक द ट्रस्ट.
नो दैट पर्सन इज डोंट नो, योर पार्टनर डोंट नो. मेरा पार्टनर को नहीं पता मैं उसको झूठ बोल रहा हूँ, बट अगर मैं बोल दिया ओके उसको पता भी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम करके कहते हैं ना कर्मा, ये जो आपका झूठ है ये भी एक कर्मा है, वो इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, एंड इवेंचुअली इट विल बी एंड ऑफ. Yeah, because what you are doing in present will be your eventually going to be your future. राइट. तो वो तो कर्मा तो काम आई action आएगा ही. ओके, डू यू थिंक कि रिलेशनशिप में भी मैनिफेस्टिंग होना चाहिए, लाइक हमें कैसे देखना है रिलेशनशिप को, कैसे जाना है आगे, डू यू थिंक होना चाहिए? Absolutely. हाउ? आप जैसे मैंने पहले भी कहा, you attract not what you want but how you are. तो यहाँ पे तो दो माइंडसेट है, यहाँ पे कैसे वर्क करेगा ये मैनिफेस्ट? आपका माइंडसेट, आपकी वैल्यूज कॉमन होनी चाहिए. कंपैशन, एक दूसरे को समझना, एम्पैथी, पॉजिटिविटी, ऑथेंटिसिटी. आप एक पेपर पे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली व्यूअर्स को मैं बोलूंगी, आप चाहते हो अपना पार्टनर, तो अपने पार्टनर को आप मैट्रिमोनियल सेक्शन में देखो क्या लिखा होता है. वांट अ टॉल गर्ल, फेयर, गुड लुकिंग, वांट हैंडसम बॉय. फिजिकल अपीयरेंस, तभी तो वो फिजिकल अपीयरेंस को लेकर जो लिखे होते हैं एड्स आते हैं, वो इतना टेम्पररी होते हैं. रिश्ते जब आ भी गया, हैंडसम लड़का भी मिल गया, गुड लुकिंग लड़की भी मिल गई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग टुगेदर? राइट. Is it only the physical part, or you are looking for togetherness? Spend quality time. You need someone to share. You need someone to be a part of your life and to be that person's part of life. Emotions. How emotionally you are involved. उसके लिए अपनी values पर काम करो. आप जिस तरह का पार्टनर चाहते हो, पहले तो ये देखो क्या आप हो उस तरह के. You want a partner who's compassionate, empathy होनी चाहिए, truthfulness होनी चाहिए, honest होना चाहिए. वो traits आपके अंदर हैं, because you attract what you are and not what you want. So again, work on yourself first. और यही चीज़ हमें बचपन में सिखाई गई होती तो शायद हम बहुत कुछ बेटर कर, बट अगेन देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग. आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. आपने एक बात बताया ना कि यू आल्सो ट्रेन पीपल, मतलब यू आर गिविंग काउंसलिंग बिजनेसमैन, राइट? तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फाइनेंसेस को मैनेज करना, देन टाइम को मैनेज करना, कि कैसे घर, मेन सबसे ज़्यादा घर और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने की प्रॉब्लम आती है. अच्छा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है. देन अगेन देयर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो गोज फॉर अ टॉस. तो वहाँ पर पूरे मैं कोचिंग सेशंस करती हूँ, हाउ टू मेक योर लाइफ ईजी. वहाँ पे फिर यही टाइम मैनेजमेंट आपका आता है, आपके गोल सेट कैसे होने चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैसे आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो. लाइफ को मैनेज क्यों नहीं कर सकते, पहले तो वो रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं. तो पूरे इसी के ही सारे 1-on-1 हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं. तो वैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आप लोगों से बात करें, ऐसे मतलब फैमिली के साथ, अगर एज अ बिजनेसमैन हूँ, एज अ मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, राइट? तो ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स? कमिटमेंट, बिजनेस कमिटमेंट के लिए बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की. कहीं से पेमेंट आई और अटक गई, आगे उन्होंने कमिट किया हुआ है और वो साइकिल चलती जा रही है. दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन फॉर बिजनेस ओनर्स, बिकॉज आई हैव सीन दैट. एज आई टोल्ड यू, आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, सो आई हैव बीन देयर. तो मुझे मालूम है फाइनेंसेस को जब बैकअप किस तरह से होता है. आई डिड नॉट नो, मैं उतना प्रिपेयर नहीं होती थी. सो कहते हैं ना, जब आप फेल होते हो तो आप बहुत अच्छे कोच बन जाते हो. सो माय फेलियर्स हैव मेड मी बिकम अ माइंडसेट कोच. अमेजिंग. आप इसमें आप क्या मेडिसिन देते हो के बाद जब ऐसे इश्यूज लेके आते हैं, व्हाट डू यू गिव टू देम, सो दैट मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस जो है वो ये जान पाए जो आप
आप जो मेडिसिन देते हो बेसिक चीज़ें बताओ। चलो आपका कोई बहुत सारा टेक्निक भी होता है, आई डू अंडरस्टैंड। ऐसे क्या चीज़ प्रॉब्लम होता है जिससे वो डील करने से बहुत आसान होता है वो सब चीज़ें से, मतलब कैसे उसको स्मूथली ले जा सके? सबसे पहले तो आपके जो बिजनेस ओनर्स की हम बात कर रहे हैं, उनके अगर इशू हैं फाइनेंशियल या रिलेशनशिप इश्यूज, सबसे पहले हम काम करते हैं बिलीफ पर। आप रिश्तों के बारे में, आपको पता है 20% आपकी टेक्निकल स्किल आपको सक्सेस देती है, 80% आपकी पर्सनल स्किल, लाइफ स्किल आपको आगे बढ़ाती है। चैलेंजेस तो आपके हाथ में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उन चैलेंजेस को आप डील कैसे करो वो आपके कंट्रोल में है। और उसको डील करने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है टू वर्क ऑन योर बिलीव्स। Okay. I had a major belief about myself. I'm not intelligent. I'm not worthy enough. जिसकी वजह से सब कुछ मिला, बट वो खुद के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। और फिर ये भी था फियर ऑफ सक्सेस। अच्छा, ये मुझे मिल गया, ये मैं कैसे मेंटेन करूंगी? वो भी एक बहुत बड़ा फियर होता है। तो वो फियर का रूट कॉज क्या है? हम रूट कॉज से काम करते हैं, नॉट ऑन द सरफेस। आप टाइम मैनेज कर लो, आप ये कर लो, दैट इज वन एस्पेक्ट, बट वो तो टेम्पररी, वो तो काम करेगा ही करेगा। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपकी कमियां क्या हैं, आपके शॉर्टफॉल्स क्या हैं, आप कहाँ पे लैक करते हो, वो हम सारा फाइंड आउट। आधे से ज्यादा लोग तो यही नहीं एक्सेप्ट करते मुझ में कमी है। आई थिंक हर किसी के अंदर कमी होता है, हर एक में होती है, तो हम वो कमियों को बाहर निकालते हैं पहले। आप जब तक उनको ढूंढोगे नहीं, निकालोगे नहीं, तो काम किस पे करोगे? राइज कैसे करोगे जब तक अपने सेट शॉर्टफॉल्स को फेस नहीं करोगे? तो सो वर्किंग ऑन द वीकनेसेस, फाइंडिंग द बिलीफ। इसमें फैमिली का जो बोल रहे 80% आपका फैमिली के साथ कनेक्ट, 80% आपकी पर्सनल स्किल्स होती है, हाउ यू डील विद योर चैलेंजेस। आपकी सक्सेस रेट का जो रीजन है 80% इज योर लाइफ स्किल। आप लाइफ को कैसे चलाते हो, चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो। एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। एक को बिजनेस लॉस होता है, दो जने आपस, दो बिजनेस ओनर्स हैं। एक बिजनेस ओनर को लॉस हुआ, द पर्सन इज इन लो फेज, बट देन दैट पर्सन विल फाइंड आउट हाउ टू improve my financial issues. एक ने तो ये करा, एक और है सेम लॉस हुआ उसको भी, वो कहता है यार मैं तो अब बिजनेस करना ही नहीं चाहूंगा, मैं तो छोटी मोटी नौकरी कर लूं, छोटा मोटा बिजनेस कर लूं, अब करा तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। एक लॉस, पर दोनों का एटीट्यूड अलग है। तो कौन सा इंसान जीतेगा? जो लाइफ स्किल, जो लाइफ के चैलेंज को प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। सो उसके लिए तो लाइफ स्किल्स आनी चाहिए ना। हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल योर कमिटमेंट्स, हाउ टू बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर फैमिली, हाउ टू मेक योर फैमिली पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। सो दीज आर द सेशंस। ओके। और इसमें जो आपने बताया, मैं तो 2 कैटेगरी बताया था। एक होता है एजेस होता है ना आपका, 13 ईयर्स से लेके आपका एजेस आता है। ये मिडिल एजेस जो लोग आते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? ज़्यादातर रिलेशनशिप होता है और भी पर्सनल कोई इश्यूज होते हैं? रिलेशनशिप तो है ही है, बिकॉज जब एक चीज़ आपकी खराब होती है, हमने शुरू में बात करी, तो सब कुछ कनेक्टेड है, सारे एरियाज। एक कार चल रही है, कार के 4 पहिए होते हैं, एक पहिया भी अगर डिफ्लेट हो जाता है तो फिर कार नहीं चल पाएगी स्मूथली। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है, अगर एक भी एरिया सफ़र करता है तो सारे एरिया सफ़र करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए चाहे आप बोलो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे के बिना आप एक पानी का सिप भी नहीं पी सकते। नॉट दैट पैसा, ऐसे खाली रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली रिश्ते पे आप अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी पर्सनल और इमोशनल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोला था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर मी आई नो वन थिंग कि आई एम गोना अर्न, बट कितना अर्न करूंगा वो नहीं मुझे पता। चलो उसके भी सेशंस करेंगे अलग से, कितना अर्न करेंगे, क्योंकि जो चीज़ मालूम ही नहीं है वो चीज़ आएगी कैसे? आपको आपका पार्टनर की सपोज पता ही नहीं कैसा पार्टनर चाहिए, तो कैसा भी पार्टनर आ जाए,
पैसा चाहिए, 1 रुपया चाहिए या 10 रुपए चाहिए, जब फिगर ही नहीं है माइंड में तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? फिर तो एक इंसान 1 रुपए में भी खुश है, उसकी नीड पूरी हो रही है, किसी की 10 रुपए की हो रही है। ओके, मुझे आप ये बताइए, मैं वापस हम बिगिनिंग टॉपिक पे जा रहे हैं, ठीक है? इज देयर ओके? ओके, आपने बताया था कि आप एक टाइम में ऐसा सिचुएशन आया था आपके पास जब आप यू फेल इन बिजनेस, ओके, यानी यू डिप्रेस, जब आप एज ए काउंसलर होके आपके लाइफ में जब रियल हुआ था, हाउ डज इट फील? आपका एकदम ना फोकस चेंज हो जाता है जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगते हो। आपको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि गलतियों के रीजंस क्या थे, आपकी शॉर्टफॉल्स क्या थे, मैं कहाँ पे लैक कर गई। तो जब आप अपने ऊपर फोकस वहां से यहाँ ले आते हो तो आपको अपना रीजंस पता चलने शुरू हो जाते हैं, रियल रीजंस क्या हैं। राइट। तब तो यही लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, ओके, सब मेरे से इतना बेटर है, इसलिए क्योंकि मैं बचपन में कुछ कर नहीं पाई तो आज इसलिए कुछ नहीं कर पाई, कर ही नहीं सकती थी। तो ये अपने आप को करा कि देखा, सही प्रूफ हुआ दैट आई एम वर्थलेस। अच्छा, ऐसा फील होता था? ऐसा फील होता था, बट दैट्स नॉट रियलिटी। अगर वो रियलिटी होती तो मैं आज आपके ये शो में भी नहीं होती। Yeah, you know, the point is to understand that जो आपके लिए होता है ना, I recently heard the quotes say when you lose something that means you're getting something. Absolutely. Losing is not losing. Losing is your long-term gaining. Yeah. You're gaining something out of the loss. बस mindset क्या है वो बहुत important है। Exactly. It's सबका पर्सनल होता है बट इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है रिलेशनशिप में माफ़ कर देना, ओके, जितना भी पेनफुल हो आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप, और किसी को अगर माफ़ कर देते हो ना, उसके बाद आपका इतना मतलब सुकून वाला होता है ना, आपके अंदर एक ऑटोमेटिक एक पीस क्रिएट होता है, एंड दैट्स मेक योर लाइफ स्मूथ एंड ईजी टू मूव। ओके, अगर आप किसी को अपनी बोझ लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में आगे, तो शायद वो टफ होता है, अगर वो माफ़ कर दो फिर वो हल्का हो जाएगा, और यू आर मूविंग फॉरवर्ड देन फर्दर लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, आई वुड डेफिनेटली से something better is waiting for you, because you lose something, you will get something, and that will be better, because अगर better नहीं होगा तो आप वहाँ पे जाओगे ही नहीं, that I believe. Yeah. So आप मुझे बताइए कि ये जो माप करना पॉइंट ऑफ व्यू एज अ काउंसलर, इज इट इजी टू forgive someone? फॉरगिवनेस तभी आता है, यही हमारे सेशंस में, क्योंकि फॉरगिव करना आसान नहीं होता। जिसने आपको हर्ट किया उसको फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है। जिस दिन आप फॉरगिव करना शुरू कर दिया, मतलब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत आगे पहुंच गए हो। ओके, फॉरगिव से याद है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, हम ऐसे एपिसोड और भी लेके आएंगे, प्लीज डू सब्सक्राइब। तो फॉरगिवनेस अपने आप दूसरे को फॉरगिव नहीं करते हो, आप अपने आप को फॉरगिव करते हो बोझ से, जो आप एक बैगेज लेके चल रहे हो, जो वो बैगेज, इमोशनल बैगेज, हार्मोन्स रिलीज करेगा, जो आपको फिजिकल इश्यूज दे सकता है। आपने उसको फॉरगिव इसलिए किया क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट किया नेगेटिविटी से। क्योंकि अगर आप एक नाराजगी या एंगर लेके चलोगे तो आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो जो रिश्ता आप आगे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो पार्टनर चाहते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं वो पैटर्न आपके फिर रिपीट होंगे। इसीलिए फॉरगिवनेस करने के लिए एक पूरे सेशंस हमारे होते हैं, जो नई नॉलेज लेनी होती है। कोई भी चीज को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज विजडम कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हो। फॉरगिवनेस का भी एक तरीका है, कैसे फॉरगिवनेस होती है और क्यों होती है। उसके लिए नई नॉलेज हमारे सेशंस के थ्रू फॉरगिवनेस भी हम सिखाते हैं। ओके, दैट्स नाइस। ओके, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, एंड होपफुल यू आर डूइंग प्रीटी वेल। लोगों को पीस के लिए आप लेके आते हो, जो कि प्रॉब्लम्स के बाद, दैट्स अमेजिंग। ओके, आई होप यू एंजॉय द शो। जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूँगी, शांति और खुशी हमारे अंदर ही है। बस उस पे जैसे शीशे के ऊपर फॉग आ जाता है ना, तो वो हमारे अंदर
एंगर, ईगो, डर, इसका फॉग आया हुआ है। जैसे ही आपने उसको हटाया, वो अंदर की जो पीस और शांति, वो हम पैदा ही ओरिजिनल, हमारा नेचर एक सोल का वही है, पीस, हैप्पीनेस, जॉय। जैसे ही आपने एंगर और इन चीज़ों पे काम किया, साफ किया, वो सीधा रिफ्लेक्शन आपको बहुत क्लियर नजर आएगी। बट उसके लिए न्यू नॉलेज और नॉलेज को अप्लाई करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Let me ask one question. What's the best advice you ever received? Live and let others live. And I truly believe in that. That's my mantra. That जब आप खुद जियोगे और दूसरों को जीने दोगे ना, आपको लाइफ, जो आप शांति और खुशी ढूंढ रहे हो, वो दोनों चीजें हैं। वो चीजें आप ही के पास है। शांति और खुशी का मतलब, वो जो भी आप कर रहे हो उसमें खुशी होनी चाहिए। और शांति अपने आप मिलेगी जब आप खुश होकर चीजों को करोगे। Right. Okay. Thank you so much for coming. Thank you. Okay. I Thank hope you enjoy the show. I enjoyed. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you, everyone.